गुड इवनिंग सर। अरे सर ये नहीं। नहीं आया अभी। नहीं। सर नहीं आए क्या? शायद दिख तो नहीं रहा है। नहीं आए। हेलो सर। सर ज्वाइन ही नहीं हुए हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हेलो। यस सर। हेलो। सुनाई दे रहा है सर? सर को नहीं दे रहा सुनाई है। हाँ। वन वे हो गया है। आज न्यू हेलो। चैप्टर स्टार्ट होगा क्या? यस सर। हेलो सर। हेलो सर। सर नहीं सुन पा रहे हैं, मत बोलो। हाँ, पॉज भी हो गया क्या सर? मेरे को तो दिख ही नहीं रहा।
हाँ पॉज हो गए थे लगता है। पॉज हो गए। हेलो। यस सर। हेलो। हेलो सर। हेलो हाँ सर। बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर। यस सर। बस स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आज अपन स्टार्ट करेंगे गैसियस स्टेट। ठीक है, देखो गैसियस स्टेट में अपन क्या पढ़ेंगे, रियल गैसेस। ठीक है, अब मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा, इसमें क्या है, जो आइडियल दो पार्ट ए है आपके पास, पार्ट ए। ठीक है, ये वाला पार्ट है आपके पास आइडियल गैसेस। ठीक है, जो कि आपके पास होता है आदर्श गैस। ठीक है, और एक अपने पास आता है इसी में पॉज हो गया है तो। हाँ फिर से पॉज हो गया। हाँ हाँ pause हो हो गया गया। है। आज तो सर दूसरे रूम में बैठे हैं शायद उसी लिए। तेरे को कैसे पता? टीवी को देख ले। नो पीछे सिग्नल। बैकग्राउंड दूसरा अदर डायरेक्शन दूसरा हो सकता है ना। स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? हाँ इसकी नहीं दिख रहा। अरे लेफ्ट हो गए ना। आज इतनी शांति है। हेलो सर, कहाँ आ चलिए। सर नहीं आए क्या टिल्लू? आके चले भी गए। सर के सुध भुला गए आज। अरे टिल्लू तेरा नाम कब से चेंज हो गया यार? एकदम भयंकर नाम है वो भी। हाँ सही सुन में तो गा, सुन तो गा। सुना ना गा। बस लेक्चर सुनोगा और कुछ नहीं। एक अपना नाम रखे ओनली एनसीईआरटी। अरे तू भी रख ले।
ओनली नीट करके। डोंट टॉक। आज फिर कैंसिल होगा क्या? अरे नहीं नहीं होगा भाई, क्या पता। क्लास होगा ना होगा। नहीं सर, आ गए। क्वीन एलिजाबेथ मस्त नाम है। अब स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन फिर पॉज हो गया क्या? हाँ नहीं, फिर स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा बेटा, एक बार मैं देखता हूँ क्यों। अब स्क्रीन शेयर बेटा वो हो, फिर को वापस रीजॉइन होना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं वापस हो रहा हूँ, क्लास होगी बेटा, आप निश्चिंत रहें, बस 1 मिनट का टाइम दो। ओके सर। यस हम्म। देखो बेटा, अब आप लोग सुन पा रहे हो और देख भी पा रहे हो ना? यस सर। माइक ऑफ कर ले। हाँ, चलो ध्यान देना बेटा। सोनम तेरा माइक तो ऑफ कर देता है। इसमें 2 पार्ट है, ठीक है। तो अपन बात करें तो बेटा ध्यान देना, जो ये आपके जो फिजिक्स में केटीजी होता है, ठीक है, केटीजी, ठीक है। मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं बेटा, इसमें जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाली इक्वेशन है या वीआरएमएस है, इस टाइप की जो 3 टाइप की वेलोसिटीज है, वो सारा यहाँ से कवर हो जाएगा, ये वाला पार्ट फिजिक्स से। अपन जो पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, एक तो हालांकि ये पार्ट इसी का होता है आइडियल गैस का, लेकिन फिजिक्स में नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। एक तो होता है ग्राम्स लॉ, ठीक है, ये पढ़ेंगे अपन। दूसरा जो अपन पढ़ेंगे वो वैंडरवाल इक्वेशन पढ़ेंगे, वैंडरवाल इक्वेशन, ठीक है। तीसरा जो अपन पढ़ेंगे वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, संपीड़ित अवयव, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पढ़ेंगे। और जो चौथा पॉइंट है वो अपन पढ़ने वाले हैं, वो है क्रिटिकल टेम्परेचर, टीसी है, पीसी है, वीसी है एंड जेडसी, ठीक है। तो ये 4 बातें अपन इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ग्राम्स लॉ से स्टार्ट करते हैं बेटा। तो मैं सीधे यहाँ पर बेटा सीधे लिखूंगा पार्ट बी, ठीक है, इसको मैं पार्ट बी बोलता हूँ, ठीक है, पार्ट बी, ठीक है। तो इसके अंदर जो पहला टॉपिक आता है आपके पास वो है ग्राम्स लॉ। ये कहते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, the rate of
diffusion or effusion is directly proportional to, is inversely proportional to, is inversely proportional to density of square root of density। ठीक है, तो इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं बेटा। इसके अनुसार किसी गैस के विसरण या निसरण की दर नियत ताप व दाब पर, पहले इसको सही कर देता हूं, नियत ताप व दाब पर गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो देखो जो आपके पास आता है वो ये है R प्रोपोर्शनल टू 1/√D। ठीक है, ये मेनली काम में आता है। ठीक है, इसमें क्या है, P और T क्या होंगे आपके पास, नियत होंगे। ठीक है, ये नियत होता है। ठीक है, इसी को अपन ऐसा लिख देते हैं R प्रोपोर्शनल टू। बेटा आप एक चीज ध्यान देना, अगर प्रेशर नियत नहीं है तो इसमें क्या होगा, केवल टेम्परेचर नियत होता है, T नियत, केवल T नियत होगा, ये सेकंड नंबर। वैसे बिना टेम्परेचर भी नियत नहीं है तो भी इक्वेशन होती है, पर इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, ये दो आपको आने चाहिए। ठीक है, प्रेशर का भी रेयरली, लेकिन अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो फाइनली जो आपको पढ़ना है ये D आ जाएगा। ठीक है, और डेंसिटी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डेंसिटी का फॉर्मूला, गैस की डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Pm/RT। अब आप खुद देखो बेटा, अगर P कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, तो D प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। ये M क्या है आपके पास, मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट। तो आप इसको ये भी बोल सकते हो रूट में मॉलिक्यूलर वेट, जो मेनली बेटा इसको भी आप ध्यान से देखना, ये फ्री के मार्क्स हैं। ठीक है, आप इसको बिल्कुल ढंग से देखना, समझना। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी अपने पास, इसको वापस 1 नंबर ही दिया है क्योंकि अलग नहीं है ये इक्वेशन। ठीक है, अब सबसे पहले बात आती है कि भाई ये जो डिफ्यूजन होता है ये, ठीक है, और ये जो इफ्यूजन होता है, आखिर इनमें कोई अंतर है भी कि नहीं है सर। ठीक है, तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन बेटा एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है, छोटा सा अंतर है। आप सुनना मेरी बात ध्यान से। मान लो कोई सिलेंडर था, ठीक है, यहाँ पर गैस भरी हुई थी। ठीक है, ये गैस भरी हुई थी। ठीक है, ये नोजल था। अगर आपने नोजल को खोल दिया बेटा, नोजल को खोल दिया तो गैस का फ्लो होगा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। ठीक है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं, इसी को विसरण बोलते हैं। आप कहेंगे सर इफ्यूजन अलग है क्या, नहीं बेटा, इफ्यूजन भी यही चीज है। ठीक है, अभी थोड़ा सा जो डिफरेंस है उसकी बात करूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, गैस का जो फ्लो होगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा। ठीक है, सेम प्रोसेस होगा, पर अगर इसको बोलते हैं अपन निसरण, निसरण। पर अगर आपने क्या किया बेटा, ये जो आपके पास नोजल थी, आपने क्या किया, ये नोजल का साइज
नोजल बहुत पतली ली है, मतलब छोटे वॉइड से, छोटे छिद्र से, तो अपन ये क्या बोलते हैं, स्मॉल वॉइड। अगर गैस का ये फ्लो स्मॉल वॉइड से हो रहा है तो क्या होगा, ये बेटा ये गैस तो यही ऊपर जा रही है, तब इसको क्या बोलेंगे, एफ्यूजन। और ये जो निकलने की, भाई सारी बात रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है कि आप बिल्कुल आसान शब्दों में देखो, सिलेंडर में, आपके घरों में जो सिलेंडर है उसका ही नोजल खोलते ही गैस, जिसको अपन बोले गैस लीक हो रही है, निकल रही है गैस, तो गैस के निकलने की जो रेट है, भाई अपन ने कहा कि अभी मान लो उसके अंदर ब्यूटेन गैस भरी है, अगर उसमें मीथेन डाल दें तो भी क्या है, उसी स्पीड से गैस निकलेगी। क्या हाइड्रोजन डाल दें तो उसी स्पीड से निकलेगी, अगर ऑक्सीजन डाल दें तो उसी स्पीड से निकलेगी। तो वो कह रहा है कि ये स्टडी कर रहे हैं कि भाई कौन सी गैस का जो लीकेज होगा वो स्लो होगा या फास्ट होगा। अरे समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। ठीक है, तो अभी ये क्या कहता है कि अपन ने कहा कि जो फाइनली रेट होता है, ठीक है भाई, रेट को वो तो पढ़ ही लिया, इसके अलावा ये कहता है कि रेट में ये बात भी इंक्लूड कर लो आप कि जितना वॉल्यूम, गैस का जितना वॉल्यूम लीक होगा, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, रिलीज्ड अपॉन टाइम टेकन, ये फॉर्मूला भी सही है। गैस का आयतन का मुक्त आयतन, मुक्त आयतन जो रिलीज हुआ है, ठीक है, मुक्त हुई गैस का आयतन, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, समय। ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला नंबर में 3 दे रहा हूँ, ठीक है। फिर अगर वॉल्यूम पी और टी कांस्टेंट होगा तो जितना वॉल्यूम निकलेगा वो सीधे मोल, मोल ऑफ गैस रिलीज्ड अपॉन टाइम टेकन, मतलब कुछ याद जैसा नहीं है बेटा, ठीक है। तो हिंदी में बोले तो मुक्त हुई गैस के मोल, मुक्त हुई गैस के मोल, मुक्त हुई गैस के मोल अपॉन लगा समय, अपॉन टाइम। तो ये भी फॉर्मूला है, ये एक ही फॉर्मूला है बेटा। वॉल्यूम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। आप कहेंगे सर ये कैसे आया, पी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू एन आ जाएगा, मोल आ जाएगा, इसीलिए दोनों एक ही बात है बेटा, इसलिए अलग अलग फॉर्मूला नहीं बोलेंगे, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो बेटा अपने पास क्या आया, आप सुनना ध्यान से। आर का फॉर्मूला एक तो वी बाई टी आया, एक आया मोल बाई टी आया, ठीक है। और ये जो आर है, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट डी आया, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आया, ठीक है। ये कुल मिला के फाइनल फॉर्मूला है, फाइनल, ठीक है। आपको पता है इसका मतलब, अगर मैं लिखना चाहूँ R2 अपॉन R1 तो बेटा इसको ये लिख सकते हैं डेंसिटी की टर्म्स में, ये हो जाएगा D1 अपॉन D2, ये हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे तो M1 अपॉन M2, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। कोई खास बात नहीं है, सिंपल सी इस बात को मैथ्स की फॉर्म में लिखा गया। और अगर यही R1 अपॉन R2 के रूप में लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट M2 अपॉन M1 और ये रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, अभी देखो इस पे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, तो अपन देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और आपको भी समझ में आ जाएगी सारी बात, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, प्रोवाइड ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजन, विसरण का क्रम बताना है आपको, ठीक है। वो लिखेगा हर क्वेश्चन में, आप ये देखना P और T कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये H2 बोल रहा है, CH4 बोल रहा है, CO2 बोल रहा है, O2 बोल रहा है, N2O बोल रहा है, ठीक है। इन सब का ऑर्डर बताना। तो बेटा मेरे लिए देखो सॉल्यूशन बिल्कुल इतना सिंपल क्वेश्चन भी नीट में आ चुका है बेटा, फ्री के मार्क्स बोलूंगा इसको। तो R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या आया, मॉलिक्यूलर वेट आया, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा,
जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा बेटा वही तो क्या होगा, उसका सबसे ज्यादा होगा। डिफ्यूजन विसरण की दर उसकी सबसे ज्यादा होगी। हल्की गैस सीधा सा है बेटा, हल्की गैस आसानी से विसरित हो जाएगी। यस बोलो। सर, यस तो सर। आर सबसे ज्यादा, आप बताओ किसका, मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं। H2CH4 CO2 O2, ठीक है, N2। मॉलिक्यूलर वेट H2 का तो 2 आ गया, 16 आ गया, 44 आ गया, 32 आ गया। इसका देखो N2 होगा 28 प्लस कितना आ गया 16, तो ये भी 44 आ गया। बोलो। यस सर। यस ठीक है, तो अब आप ये देखो सबसे ज्यादा तो H2 का हो गया, सबसे ज्यादा H2 का हो जाएगा। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगी विसरण की दर, उसके बाद CH4 हो जाएगा, उसके बाद O2 हो जाएगा, और CO2 और N2O का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास। आपको आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है बेटा, साइज ऑफ बैलून। साइज ऑफ बैलून, ठीक है, बैलून का साइज पूछ रहा है क्या होगा बेटा। 3 अलग अलग केस हैं, आप ध्यान देना। ये इसने कहा इस तरीके से बैलून बनाया, ठीक है बेटा, आप ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पर तो ये इसमें भर रहा है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और जो इसके अंदर ऑलरेडी थी वो कौन सी गैस थी, CH4 गैस। बाकी सारी कंडीशन सेम है कि जो भर रहा है वो छेद का वॉइड सेम है, जिससे निकल रहा है वो सेम है। ठीक है बेटा, आप मेरे को बताओ इस बैलून का, कोई बताएगा मेरे को इस बैलून का साइज। तो लैंग्वेज में भी बोल सकता है। अब सुनना, ये लैंग्वेज में भी क्वेश्चन बनता है, थोड़ी बड़ी लैंग्वेज। एक बैलून के अंदर CH4 गैस भरी है, उसमें पिन से उस गैस को बाहर निकालते हैं, तथा दूसरी तरफ से H2 गैस भरी जाती है। तो बताएं कि बैलून के साइज पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट आएगा। अभी कोई बताएगा? आर बेटा सॉल्यूशन क्या आएगा, आप सोचो। आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो H2 रेट ज्यादा होगी, और किसकी तुलना में, CH4 की तुलना में। पहले मेरे को बताओ, ये बात आ रही है समझ में? H2 की रेट ज्यादा होगी, तो सेम टाइम में हाइड्रोजन जो भरा जाएगा वो ये ज्यादा होगा। ये जितनी गैस निकलेगी उसकी तुलना में भरी जाने वाली गैस ज्यादा होगी ना बेटा। यस सर। तो आप बताओ उससे क्या होगा, जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगा। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर। आ आ रही है रही सर। है सर। क्लियर। ठीक है, साइज इंक्रीज हो जाएगा। आ गई बेटा ये बात समझ में? यस यस सर। सर। अब मेरे को बी वाला आप अपने आप बताना बेटा। मान लो ये गैस है आपके पास भरी हुई, इसके अंदर CH4 गैस ही है, यहाँ से मैं इसके अंदर CO2 गैस भर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से CH4 निकाल रहे हैं। PT होल सब आइडेंटिकल है, सेम है। अब बताओ क्या ये होगा, इसमें डिक्रीज होगा। डिक्रीज हो जाएगा साइज। डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट मॉलिक्यूलर वेट आएगा। तो अब आपका R कौन सा ज्यादा होगा बेटा, CH4 ज्यादा होगा R CO2 से। तो इसका मतलब जो निकलने वाली गैस है वो ज्यादा होगी। निकलने वाली गैस ज्यादा होगी तो साइज क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। यस सर। यस सर। यस सर। इसी में एक और टाइप बनता है बेटा, जैसे मान लो आपको ये दे रखा है C2H4, ये दे रखा है C2H4, और यहाँ से भर रहे हैं अपन, ये तो गैस निकल रही है, यहाँ से नाइट्रोजन गैस। अब बोलो क्या होगा? सेम रहेगा क्या सर? नो चेंज, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट के ये है। तो R जो N2 होगा और R C2H4 होगा। बेटा मॉलिक्यूलर वेट 28 आ गया,
दोनों का इक्वल है। इसका कितना, इसका भी 28 आ गया, दोनों इक्वल है। तो जितना वॉल्यूम भरा जाएगा उतना ही वॉल्यूम निकलेगा बेटा। तो साइज में आप क्या बोलोगे, नो चेंज। नो। बेटा आ गया सभी को ये क्वेश्चन समझ में? यस बड़ा सर ठीक है। हाँ इसके पहले वाला कंडीशन बताइए ना, मैं लेफ्ट हो गई थी, सुनाई नहीं दे रहा था। बेटा देखो इसमें है क्या, कुल मिला के बात इतनी सी है कि भाई जो गैस जिसकी रेट ज्यादा होगी, अभी CO2 का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, तो रेट क्या है, कम है। ये इसकी रेट क्या है, ज्यादा है। तो कंसेप्ट सिर्फ इतना सा लगा हुआ है कि भाई भरने वाली गैस तो धीरे भर रहा है और निकलने वाली ज्यादा निकल रही है, तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा बेटा। भाई आप तो ये मान के चलो ना, भाई आपने क्या किया, बाल्टी में से पानी निकाल भी रहे हो और भर भी रहे हो। अब भर ज्यादा रहे हो, निकाल कम रहे हो, तो लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन अगर निकाल ज्यादा रहे हो, भर कम रहे हो, तो लेवल छोटा हो जाएगा। बस वही कंसेप्ट है। समझ रहे हो बेटा मेरी बात? यस सर, थैंक यू। अच्छा, इसी में देखो बेटा आगे ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चन का। 3 नंबर, ठीक है। इसमें देखो आपको दे रखा है a gas diffuses 1/4 times of H2, then molecular weight of gas, यदि गैस हाइड्रोजन की तुलना में 4 गुना विस्तृत होती है, तो गैस का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? ठीक है, ध्यान देना बेटा, सॉल्यूशन पे ध्यान देना। भाई दो गैसों की बात है, मैंने R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। एक बार कौन सी गैस है आप ध्यान दो बेटा, एक बार हाइड्रोजन गैस है और एक बार X गैस है। तो मैंने क्या किया, RX अपॉन R हाइड्रोजन ले लिया। अब मॉलिक्यूलर वेट जो ऊपर आएगा बेटा वो तो हाइड्रोजन का आ जाएगा, नीचे मॉलिक्यूलर वेट किसका आएगा, X का आ जाएगा। पहले ये बताओ इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, ये बात समझ गए आप? यस सर। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, अगर मैं हाइड्रोजन का 1 मानू रेट, तो उस ऊपर वाले का कितना होगा, 1/4। भाई हाइड्रोजन की तुलना में कितना है, 1/4 ही तो है। यस सर। यस हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 2। ये मैंने m ले लिया मॉलिक्यूलर वेट, तो ये एग्जैक्टली 1/4 आ गया लिखने में। तो इस वाले को 1/4 लिख सकते हैं ना। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो 2/m इज इक्वल टू 1/16 आ गया। तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। बेटा आपको आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर। यस सर। तो बेटा ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि इसमें आइडेंटिफाई द गैस, ठीक है। भाई जैसे क्या है, मेरे को पहले पता नहीं था कि आंसर ये आएगा, तो इसने कहा कि गैस कौन सी होगी, ठीक है। तो वो क्या कर देता है, जैसे CH4 दे दिया, ठीक है, O2 दे दिया, ठीक है, CO2 दे दिया, नाइट्रोजन दे दिया। तो गैस कैसे पहचानोगे बेटा, मॉलिक्यूलर वेट से पहचानोगे ना। तो अब Yes, बताओ sir. कौन सी गैस हो जाएगी इस समय, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन O2 हो जाएगी। अरे आ गई बात समझ में? यस सर। ठीक है, इसी में बेटा एक और क्वेश्चन बनता है, आप देखना ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन ये बनता है,
ये 4 नंबर या 5 नंबर जो भी है, ठीक। 4th. 4th है क्या? चलो 4th कर देते हैं इसको। In 10 seconds, volume of helium diffused 4 liter. 10. Volume of CH4 diffused in 20 seconds. Same condition. क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है 10 सेकंड में हीलियम गैस 4 लीटर विसरित होती है, तो समान अवस्था में 20 सेकंड में CH4 के कितने लीटर विसरित होंगे? ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है बेटा, मैं तो सीरियसली बता रहा हूँ, फ्री के मार्क्स है भाई। मुझे पता है एक तो R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है और दूसरा फॉर्मूला वॉल्यूम अपॉन टाइम होता है। पहले तो मैंने R, 2 गैसें हैं, एक हीलियम ले लिया और दूसरा यहाँ क्या ले लिया, RCH4 ले लिया। अब आप मेरे को ये बताओ, मॉलिक्यूलर वेट जो आएगा ऊपर किसका आ जाएगा, CH4 का, नीचे मॉलिक्यूलर वेट किसका आ जाएगा, हीलियम का। पहले मेरे को ये बताओ, ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ये बात समझ गए? यस सर। तो मॉलिक्यूलर वेट CH4 का तो 16 आ गया, हीलियम का 4 आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ, इस R की जगह मैं ये फॉर्मूला लगा दूं तो वॉल्यूम, बेटा मैं सीधे वैल्यू रख दूं क्या, वॉल्यूम हीलियम का, यस सर। हीलियम का वॉल्यूम देखो कितना है, 4 देखो लीटर। 4 लीटर। और ये कितना, टाइम 10 है। ठीक है, फिर ये कह रहा है तो 20 सेकंड में CH4 का, तो ये वॉल्यूम इसने पूछा है, अपॉन कितना आ गया, 20 आ गया। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो 4/10 इनटू, बेटा जो नीचे होता है आपको पता चलता है ना, ऊपर 20/V आ जाएगा। यस हाँ सर। सर। ये 4 आ गया और 4 का रूट 2 आ गया, तो ये 2 आ गया। अब वॉल्यूम को इधर ले जाए तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2, तो वॉल्यूम, बेटा ये सेम थोड़ी आएगा रिजल्ट, मैंने क्या गड़बड़ कर दी? अच्छा 20 सेकंड में है ना, हाँ ठीक है, सेम आ गया 4 लीटर, टाइम भी तो चेंज कर दिया। ओके, तो बेटा फाइनली कैलकुलेशन है तो 4 लीटर आ गया, वो इसलिए है कि 20 सेकंड टाइम दे दिया मैंने। ओके ओके सर। यस सर। तो आ गई ये बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है, आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी इनऑर्गेनिक है, कि NH3 गैस प्लस HCl गैस जब मिलते हैं तो NH4Cl बनता है। ठीक है, ये सॉलिड में होता है, इसके बोलते हैं वाइट फ्यूम्स, इसके बनते हैं श्वेत धूम्र, ठीक है, श्वेत धूम्र बनता है। ठीक है, तो बेटा आपसे ये कहता है क्वेश्चन के अंदर कि ऐसी व्यवस्था करी इसने, आप ध्यान देना, ऐसी व्यवस्था करी। ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। अब इसने कहा कि यहां से तो इसने NH3 गैस भेजी, बाकी कंडीशन सब सेम है। ठीक है, यहाँ पर इसने भेजी, यहाँ से HCl गैस भेजी, HCl गैस यहाँ से।
फिर ये कह रहा है कि यहाँ कहीं ये वाइट फ्यूम्स बने, वाइट फ्यूम्स। मैंने ये डिस्टेंस कह रहा है x और ये y, ठीक है। इस परख नली में ये दूरियां दे रखी। अब ऑप्शन दे रखा है इसने x इक्वल टू y, b x ग्रेटर देन y, c y ग्रेटर देन x, d नन। आसान सा क्वेश्चन है बेटा, आसान सा। कौन बताएगा, बताओ इसका सॉल्यूशन। इस परख नली में जहां पर श्वेत धूम्र बन रहे हैं, वो कह रहा है वो यहाँ कहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो अब आप ये बताओ x बड़ा होगा कि y बड़ा होगा, या सेम होंगे? C, है, सोचो जरा बेटा। भाई आप एक चीज बताओ, रेट वेलोसिटी ये यहाँ से जाएगी और ये यहाँ से जाएगी HCl गैस, R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। बी आएगा तो सर, तो NH3 का तो कितना आ गया, 17 आ गया। HCl का कितना आ गया, 36.5 आ गया। जिसका वेट कम होता है उसकी जो वेलोसिटी है वो ज्यादा हो जाएगी। अरे समझ रहे हो मेरी बात? yes sir, तो अब आप ये बताओ, अमोनिया तेजी से जाएगा, तो मैंने जानबूझ के डायग्राम में इधर दिखाया है। तो अमोनिया तेजी से जाएगा तो अमोनिया ज्यादा दूर चला जाएगा, और भाई यहाँ से, भाई आप तो एक चीज बताओ, मान लो दो स्टूडेंट आमने सामने खड़े हैं एक कमरे के अंदर, दोनों भाग रहे हैं, तो वो जरूरी तो दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो 10 मीटर है। तो अब आप ये बताओ, दोनों 5-5 मीटर पे टकराएंगे, कोई जरूरी थोड़ी है ऐसा। yes जो sir, तेज भाग रहा है वो ज्यादा दूरी तय कर लेगा। yes sir, तो आप ये बताओ, जो तेज भागेगा वो ज्यादा दूरी तय करेगा, तो x बड़ा होगा y से। अरे आ रही है बात समझ में? yes yes sir, sir, ये भी इम्पोर्टेंट है बेटा, ठीक है। और ये क्या है, नीट वीट में रियल गैसेस वाला जो पार्ट है ये ज्यादा पूछने के चांस रहते हैं, क्योंकि उनको पता है पेपर तो एक ही, फिजिक्स में 45 क्वेश्चन आते हैं, उसमें केटीजी में उधर कवर कर लेता है वो, ठीक है। तो रियल गैसेस का ये पार्ट, ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ, बेटा आप ध्यान से पढ़े। अब इसी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। हालांकि ये क्या है कि जेई मेंस में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ये बता दूं, ये मेंस में, ठीक है, और जो एडवांस होता है इसमें तो आ चुका है। हो सकता है थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है बेटा, लेकिन ऑप्शन दूर दूर देके वो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। मैं देखो क्वेश्चन पूरा बताता हूँ आपको, बिल्कुल यही क्वेश्चन है, ठीक है। ये कहता है कि यहाँ से, ठीक है, ये अमोनिया गैस, यही क्वेश्चन, और ये HCl गैस, ठीक है। ये कहता है यहाँ पर बन रहे हैं वाइट फ्यूम्स, ठीक है। वो कहता है कि ये जो पूरी परख नली है, ये इसने दे रखी है 200 सेंटीमीटर, ठीक है। ये x है, ये y डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, ये पूरा मतलब यहाँ से यहाँ तक ये x है और ये y है। तो ये केवल x भी पूछ सकता है, चलो मान लो इसने केवल x पूछा, x की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो अब ध्यान देना बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। पहले देखो आपको क्वेश्चन आ गया समझ में, भाई लैंग्वेज में क्या बोलेगा, और डायग्राम बना के देता है कि एक परख नली में एक तरफ से अमोनिया गैस को भेजा जाता है, इन ए ट्यूब ammonia gas is filled from one side and HCl gas is filled from other side. Remaining condition या बोल देगा temperature pressure same है, then at x distance from ammonia white fumes are formed and from y distance from HCl white fumes are formed. तो आपसे पूछ लेगा ये x और y की दूरियां कितनी है। अब बेटा ध्यान देना, सॉल्यूशन पे ध्यान देना, ठीक है। भाई मुझे पता है R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है।
मैंने यूं लिखा बेटा, आप सुनना ध्यान से, मैंने इसको लिखा, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आर अमोनिया अपॉन आर HCl। ऊपर जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो तो HCl का आ जाएगा, नीचे किसका आ जाएगा, अमोनिया का। पहले मेरे को ये बताओ कि ये बात आ गई क्या आपको समझ में? इसको ऐसे लिख सकते हैं, और अभी तक क्वेश्चन कर ही रहे थे ऐसे तो अपन। Yes, sir. ठीक है, अच्छा। अब मैंने क्या किया, HCl का मॉलिक्यूलर वेट 36.5 और ये मैंने कितना कर दिया, अमोनिया का 70। ये वैल्यू रखी गई, ये बात भी आपको आ गई होगी समझ में? Yes, sir. अच्छा, अब रेट क्या होता है, जितना वॉल्यूम, ठीक है, या मैं वॉल्यूम की बात नहीं करता, मैं यहाँ पर ही कहता हूँ रेट एक तरीके से क्या होती है बेटा, वेलोसिटी होती है ना। Yes, sir. वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जितना NH3 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अपॉन, भाई आर की जगह वेलोसिटी की जगह डिस्टेंस लिख सकता हूं मैं, dNH3 अपॉन DHCl। बोलो। Yes, sir. Yes. अच्छा, अब आप ध्यान देना, मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, NH3 से अगर x डिस्टेंस है, NH3 से अगर x डिस्टेंस है, ऊपर तो x लिख दिया, ये HCl से जो डिस्टेंस है y की जगह, आप ये बताओ y की जगह मैं 200 माइनस x लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और रूट की वैल्यू बेटा 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अब देखो आप अप्रोक्सीमेशन, आप जब 4 ऑप्शन देखोगे ना तो भाई ये तो 2 के करीब आ गया, √2 अपने को पता है 1.414 होता है, तो आप तो क्या करें, Yes. लगभग 1.4 ले लें इसको और सॉल्व कर लो इसको, मतलब ऑप्शन में देखना आप, नहीं तो ये रूट से, भाई आप तो बायो के स्टूडेंट को आप क्या है इस रूट से, हालांकि वो भी ऐसे ही करते हैं बेटा इसको अप्रोक्सीमेशन, जो जेई मेंस और के हैं। तो बेटा ये 1.4 क्यों लिखा, आपको आ गई मेरी बात समझ में? यस सर। Yes. ठीक है, तो बेटा यहाँ पर अपन ने ये कवर कर लिया, ये चीज थी आपके पास, ध्यान दो बेटा। ठीक है, फर्स्ट पेज। ठीक है, देखो अपन पढ़ रहे हैं रियल गैसेस, रियल गैसेस में भी थोड़ा सा आइडियल गैसेस का पार्ट, ये था अपने पास ग्राम्स लॉ। ग्राम्स लॉ क्या कहता है बेटा, ये जो डिफ्यूजन होगा गैस का, या जो इफ्यूजन होगा, विसरण या निसरण होगा, ये √D रूट मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है। फिर बस इतनी सी बात है, वॉल्यूम गैस का कितना मुक्त हुआ, टाइम टेकन, या मोल गैस के जो मुक्त हुए हैं, डिफ्यूज्ड हुए हैं, विस्तृत हुए हैं, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन। तो इस तरीके से अपन ने इस पे न्यूमेरिकल्स किए, और आसान से न्यूमेरिकल है, मेरा नहीं, मेरे को है कि ये न्यूमेरिकल कोई कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल नहीं है, इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब अपन इसी में आते हैं, इसी के मतलब पार्ट बी नहीं, हेडिंग बी है, हेडिंग बी। ठीक है, इसमें आते हैं रियल गैसेस। ठीक है, तो बेटा रियल गैसेस अपन ये कहते हैं कि जो वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, लो प्रेशर पर जो गैसेस होती हैं, जो गैसेस होती हैं, ठीक है, वो किसकी तरह, आदर्श आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से, बोलो बेटा। Yes, sir. या अपन ये कहें कि भाई मैं है ना, जो काम का है वो सीधे, भाई अपन जो आदर्श गैस की बात करते हैं, आइडियल गैस, आदर्श गैस। बेटा आप जब KTG पढ़ते हो, ठीक है, KTG पढ़ते हो, तो अपन ये कहते हैं, ये देखो अपन ये कहते हैं भाई गैस का ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है गैस का। अपन क्या बोलते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में, जब आइडियल गैस की बात करते हैं, आदर्श गैस की, तो अपन ये कहते हैं इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन जो आकर्षण है, वो क्या मानते हैं बेटा, नगण्य मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। तभी तो आइडियल गैस इक्वेशन बनती है, याद है आपको?
यस सर। ठीक है, और साथ में पूरे गैस का वॉल्यूम, पूरे गैस का वॉल्यूम, गैस के वॉल्यूम की तुलना में गैस के एक मॉलिक्यूल, एक अणु का वॉल्यूम, ये भी नेग्लिजिबल, नगण्य मानते हैं, ये भी नगण्य मानते हैं। ये दो चीजें मानते हैं, लेकिन वास्तव में जब आइडियल रियल गैस की बात करते हैं तो बेटा इनके बीच में आकर्षण बल तो होता ही है। गैसेस भाई अपने को भी पता है ना, वंडरवाल फोर्स होता ही है ना, आकर्षण का बल होता ही है। हाँ सर। और जो गैस का वॉल्यूम है, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, उसको भी अपन नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। इसीलिए प्रेशर, इसके कारण तो प्रेशर करेक्शन करना पड़ता है, और इसके कारण क्या करना पड़ता है, वॉल्यूम करेक्शन। ठीक है, तो जब फाइनली जो रियल गैस के लिए वैंडरवाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस, वास्तविक गैस के लिए वैंडरवाल इक्वेशन। ठीक है, तो बेटा ये आप सीधे याद करेंगे, P प्लस, ठीक है, तो मैं इसको AN स्क्वायर V स्क्वायर V माइनस NB, NRT। ठीक है, ये आप याद करेंगे बेटा। ये है ना, ये इक्वेशन याद करना भी, मैं हालांकि एक बच्चे ने बोला था सर मैं ऐसे याद रखता हूँ पान, ठीक है, यूं करके, तो मेरे को याद रहता है। नहीं तो मैं कई बार क्या है वो मतलब मेरे को पता नहीं स्टूडेंट की प्रॉब्लम रहती है नहीं रहती, पर वो उसने कहा कि सर मेरे को ऐसे कि ये बड़ी समस्या आती थी मेरे को कि ये कई बार मैं ए स्क्वायर ए नीचे लिख देता था, वी कुछ ऊपर लिख रहा हूँ, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, या वी की जगह भाई उसका ये कहना था कि सर मैं ऐसी समीकरण भी लिख देता हूँ वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और भूल जाता हूँ। तो उसने ही बताया सर ऐसे ध्यान रहता है आन शब्द से। चलो अगर आपके लिए भी हेल्पफुल रहे तो कोई बात नहीं। तो ये इस तरीके से, तो अब स्क्रीन से गायब कर देते हैं। तो उसका ही कहना था सर प्रेशर में P प्लस ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर, ये ध्यान रहता है कि एन और वी स्क्वायर में ही होते हैं, और ये आ जाता है V माइनस एन बी आ जाता है, और ये आ गया NRT। ठीक है, ये इक्वेशन है। ठीक है, अब बेटा इसके अंदर बड़ी सिंपल सी और इंपॉर्टेंट बात, और लॉजिकली कुछ याद नहीं करना है बेटा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहली बात तो ए और बी को अपन बोलते हैं वैंडरवाल कांस्टेंट, वैंडरवाल कांस्टेंट, नियतांक। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं यूनिट ऑफ ए एंड बी, ए और बी की यूनिट। ठीक है, तो ए और बी की यूनिट की बात करें अपन, तो बेटा ध्यान देना इस इक्वेशन को देखो। बेटा आप ये बताओ, अगर प्रेशर प्लस कुछ लिख रहा हूं मैं, तो आप ये बताओ ये जो यहाँ पूरी टर्म की यूनिट आनी चाहिए, ये भी किसकी यूनिट आनी चाहिए, प्रेशर की यूनिट आनी चाहिए। इतना पता चलता है क्या आपको? यस सर। भाई प्रेशर में जोड़ोगे तो प्रेशर की वैल्यू जोड़ोगे ना। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि 1 किलो चीनी लाया, कि और चीनी मिला दो इसमें, तो मैं ये बोलूंगा ना कि भाई किलोग्राम में या ग्राम में जो सेम यूनिट है वही। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो बेटा। यस सर। तो अब आप ये देखो, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, इसकी यूनिट क्या आएगी, प्रेशर की यूनिट। पहले मेरे को ये बताओ, ये कंसेप्चुअली ये बात आ गई आपको समझ में? ठीक है, तो ए यस एन सर। स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, प्रेशर की यूनिट मैंने एटीएम ले ली। ठीक है, एटीएम ले ली। ठीक है, तो ए की यूनिट आ जाएगी एटीएम, और यहाँ आ गया वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो बेटा आप ध्यान दो,
A इज इक्वल टू ATM। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? लीटर, तो लीटर स्क्वायर हो गया। और N क्या होते हैं? मोल, तो मोल स्क्वायर हो गया। अरे आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब ये यूनिट बिल्कुल ये भी सही है, ऑप्शन में ये भी मिल सकता है। आपको पता है मोलरिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन लीटर होता है। अब आप ध्यान देना, अगर 1/m लिखूं तो m इनवर्स ये लीटर अपॉन मोल हो जाएगा। पहले मेरे को बताओ, ये ऐसा लिखा जा सकता है? Yes, sir. तो अच्छा, अब आप ध्यान दो, A इज इक्वल टू, मैंने ऐसा लिख दिया ATM, और लीटर पर मोल इसकी जगह क्या आ गया? m इनवर्स, तो m इनवर्स और इसकी पावर में 2 आ गया। तो बेटा ये भी फेमस यूनिट है, A इज इक्वल टू ATM एंड मोलरिटी इनवर्स में 2। कोई टिपिकल सी बात नहीं है, सिंपल मैथ से बोलो बेटा, आ गई बात समझ में? हाँ Yes, sir. सर। ठीक है। अच्छा, आप ध्यान देना बेटा, इसके बाद V माइनस NB। बेटा अगर ये टर्म है, वॉल्यूम की टर्म है, तो NB की जो यूनिट आनी चाहिए, NB की यूनिट, वो किसकी आनी चाहिए? वॉल्यूम की यूनिट। यस सर। तो NB की यूनिट वॉल्यूम की यूनिट आनी चाहिए। तो मैं NB इज इक्वल टू वॉल्यूम की यूनिट क्या लिख दी मैंने? लीटर। तो B इज इक्वल टू लीटर अपॉन N, मतलब B इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? लीटर अपॉन मोल आ गया। ये भी बिल्कुल सही है। और लीटर अपॉन मोल को मैं मोलरिटी इनवर्स लिख सकता हूँ, ये भी बिल्कुल सही है। और ATM की जगह बार बार MMHG सब लिखे जा सकते हैं जो एक ही यूनिट में था। अरे आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर। बहुत आसान सा है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड है। A की यूनिट एंड B की यूनिट, आपको आ गई मेरी बात समझ में? यस सर। अब ध्यान देना बेटा, इसके बाद आता है आपके पास, इसको मैं बोलता हूँ पार्ट, इसी का C हेड, डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर वास्तविक गैसों का, वास्तविक गैसेस का आदर्श व्यवहार से विचलन। ठीक है। इट इज एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन Z। ठीक है। Z को बोलते हैं अपन कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, फैक्टर। Z को अपन बोलते हैं संपीड्यता गुणांक, संपीड्यता गुणांक। ठीक है। तो देखो, Z की सहायता से समझाया क्या? आप कहेंगे सर Z की जरूरत क्या पड़ी? तो वो आपको पता होना चाहिए कि भाई आदर्श जो व्यवहार था उससे जो विचलन आया उसको समझने के लिए आप क्या करेंगे? Z समझा देंगे। ठीक है। तो कहता है कि भाई Z क्या था? तो उसने कहा Z का जो फॉर्मूला था वो था PV अपॉन NRT। ठीक है। अब आप खुद सोचना बेटा, इससे पहली कंडीशन क्या आएगी कि अगर आदर्श गैस है, आदर्श गैस, आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के लिए तो ये सही होता ही है ना बेटा, PV इज इक्वल टू क्या होता है? NRT होता है। तो PV की जगह मैं अगर NRT रख दूंगा तो आदर्श गैस के लिए Z की बिल्कुल आसान सा
बेटा पहले मेरे को बताओ, आदर्श गैस के लिए Z1 आ जाएगा, ये बात समझ रहे हो आप? यस सर। ठीक है, बहुत आसान सी बात कि आदर्श गैस के लिए तो Z1 आ गया। अब ये कहता है कि अगर अनादर्श गैस है या नॉन आइडियल गैस बोल लो या रियल गैस बोल लो, एक ही बात है, वास्तविक गैस। तो बेटा यहाँ ये कहता है कि इसके दो केस आते हैं। एक तो आता है लो प्रेशर पे, निम्न दाब पर, ठीक है, एक आता है हाई प्रेशर पे। और अभी आपको आएगी बात समझ में, बेटा आप सुनना ध्यान से, ठीक है, बिल्कुल डायग्राम से समझना बात। यहाँ एक पिस्टन लिया, ठीक है, यहाँ इसने क्या किया, हीलियम गैस कर दिया, आप ये समझो हीलियम गैस। ठीक है भाई, अपन ने पीवी अपॉन एनआरटी, टी को मैंने क्या रखा, नियत रखा, कांस्टेंट रखा। ठीक है, सुनना मेरी बात, आपको बिल्कुल समझ में आएगी बेटा बात, ठीक है, ध्यान से समझना। अब मैंने क्या किया, शुरू में दाब लगाया, प्रेशर लगाया शुरू में, ठीक है। तो ये कहता है कि मान लो प्रेशर को, पहले जो भी प्रेशर था, मान लो एटमॉस्फेयर, अब मैंने प्रेशर को दुगना किया, ऊपर से प्रेशर लगा रहा हूं, ठीक है, दुगना किया। तो आप ये बताओ, अगर टेम्परेचर नियत है तो वॉल्यूम कितना होना चाहिए अगर प्रेशर दुगना करूंगा तो? बोलो बेटा। सर वॉल्यूम भी दोगुना हो जाएगा? नहीं, अरे आधी पीवी सर। इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना, पी समानुपाती क्या होता है, 1/V होता है। अगर मैं प्रेशर दुगना करूंगा तो, या यूं कहते हैं V प्रोपोर्शनल टू 1/P होता है। प्रेशर दुगना करूंगा तो वॉल्यूम आधा हो जाएगा। यस सर। तो प्रेशर लगाऊंगा तो ये नीचे जाएगा तो वॉल्यूम कम होगा ना। यस सर। बोलो। यस सर। पर आपको पता है होता क्या है, ये जो वास्तव में, तो देखो इसीलिए वंडरवाल समीकरण आई थी। आपको मैं एक अपन, ठीक है, मैक्सिमम आप पूरी फिजिक्स में अपन जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं ये बात वैसी ही है बेटा। आप सुनना, मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में क्या बताया था, क्या नेचर में 100% जो रिवर्सिबल उत्क्रमणीय प्रक्रम हो सकता है क्या? नो No, सर। नहीं हो सर। सकता। और आप खुद सोच के देखो, उत्क्रमणीय प्रक्रम उसी तरीके से जो आइडियल गैस समीकरण पढ़ते हैं वो वास्तव में होती ही नहीं है कुछ भी। उसका सही रिजल्ट तभी आता है जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है और क्या होता है, प्रेशर बहुत कम होता है। वो कहता है तभी आता है भैया, सॉरी हाँ, तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे, बाकी ये सब कोई आइडियल बिहेवियर नहीं होता है। वो कहता है नॉर्मल टेम्परेचर पे जब बात कर रहे हैं अपन, सुनना मेरी बात, तो पता है आश्चर्यजनक बात, आपने प्रेशर को दुगना किया ना, आप तो ये समझो कोई खाली चीज स्पंज है, स्पंज को शुरू में दबा रहे हो तो ज्यादा जितना अपन प्रिडिक्ट कर रहे थे बेटा, ये 1/4 टाइम्स वॉल्यूम 1/4 या 1/3 टाइम्स हो गया। तो प्रेशर तो दुगना किया लेकिन ये 1/3 आ गया, तो बेटा ये वैल्यू 1 से कम आ गई। अभी देखेंगे तो Z क्या होता है, 1 से कम। कुछ ये सिर्फ एक समझाने के लिए कि भाई हाँ ऐसा क्यों होता है, वो Z 1 से कम आ गया। अभी मैं ग्राफ से समझाऊंगा सारी बात, ये बस जनरल है, ठीक है। मैं जो समझा रहा हूँ आप उस पर ध्यान दो, ठीक है। अब यही चीज थी अपने पास, यही चीज ऐसे थी, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, यही चीज ऐसे थी। मैं रिपीट करूंगा अपनी बात, आप निश्चिंत रहना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको प्रेशर को यहाँ तक पिस्टन ले आया, मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा कर दिया तो गैस के मॉलिक्यूल यहाँ इकट्ठे हो गए सारे, वॉल्यूम काफी कम कर दिया, प्रेशर ज्यादा कर दिया मैंने, ये हाई प्रेशर कर दिया ना। आपको आ रही है बात समझ में? तो यस सर। अब क्या है बेटा, अब आप एक चीज बताओ, जो मेरे पास फॉर्मूला था Z इज इक्वल टू PV अपॉन एनआरटी, P वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू 1/P। अब मैंने प्रेशर को दुगना, मान लो 4 गुना किया, तो बेटा 4 गुना करने पे अब वॉल्यूम, भाई स्पंज ज्यादा थोड़ी दबेगा, वैसा ही यही है भाई, जब गैस ज्यादा होगी ना तो फिर ज्यादा दबाना मुश्किल है, तो वॉल्यूम कितना हो रहा है, 1/3 गुना ही हो रहा है।
तो z क्या हो जाएगा बेटा, ये 4 हुआ, ये 1/3 हुआ, कुल मिला के देखो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर z आ जाता है ग्रेटर देन 1, तो लो प्रेशर पे तो z की वैल्यू 1 से कम आती है, हाई प्रेशर पे z की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है। मैं भी समझाऊंगा सारी बात और ग्राफ में आएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अभी ग्राफ में बिल्कुल आता है एग्जाम में, और मैं तो ये भी बताऊंगा 2019-20 में, हाँ 20 में हो गया है ना पेपर, हाँ 2020 में ही या 19 का क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और बड़ा बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आए थे, बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आए थे, सुनना मेरी बात ध्यान से भाई। ये जो चीज है मैं आसान शब्दों में आपको बोलता हूँ बेटा, आसान शब्दों में देखना। अब आप एक काम करो, आप तो है ना ये जो वीडियो है जिसमें मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको, उसको बड़ा कर लो आप। कर लिया बेटा आप लोगों ने? Yes, sir. अब आप ध्यान देना बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ, गैस को है ना, गैस को यूं दबा रहा हूँ, यूं नीचे की तरफ। शुरू में तो मैंने कहा भाई ये एक कंटेनर था जिसमें गैस भरी हुई थी, ठीक है। शुरू में तो जब गैस दबी तो मैंने जैसे ही दाब लगाया, मैंने कहा भाई दुगना कर दिया पहले की तुलना में दाब, तो वॉल्यूम आधा, आधे की जगह क्योंकि गैप ज्यादा था तो ज्यादा दब गया, ये ज्यादा दब गया। तो शुरू में क्या होगा, कम मतलब यही कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है बेटा, यही संपीड़ितता है कि शुरू में कह लो निम्न दाब पे जितना सोच रहे थे उससे ज्यादा संपीड़न होगा, पर अब क्या है, गैस इकट्ठी हो गई बेटा, इकट्ठी हो गई, तो इसके बाद संपीड़न जो सोच रहे थे उतना नहीं होगा। ये मेन कंसेप्ट है। अरे यार ये बात समझ में, यस Yes, sir. ये है मेन कंसेप्ट। तो इसी बात को देखो, ये जो लिखा हुआ है ये एक रफ टाइप का काम है, ठीक है, कि हाँ अनादर्श केस में ये। अब जो टोटली ग्राफ आता है, ठीक है, एक्चुअल जो ग्राफ आता है, ये ग्राफ बनता है, ठीक है। देखो ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है। देखो ये ग्राफ है आपके पास, यहाँ पर तो z होता है, इधर z लिखते हैं, इधर लिखते हैं अपन प्रेशर। अच्छा अब आप एक काम करो, वो बड़ा कर लिया ना आपने बेटा, स्क्रीन जो दिख रही है, ठीक है। यस यस सर। यस P की बात करें, यहाँ P, ठीक है। अब सुनना बेटा, ये कहता है, मैं कलर से ढंग से अलग अलग कलर से समझाऊंगा बेटा, पहले मैं ना इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये कहता है ये तो z इक्वल टू 1, ये तो किसके लिए आ गया, आइडियल के लिए। ये जो मैंने लाइन खींची है जो आपको स्काई कलर की दिख रही है, ये तो पहले ये बताओ z1 की वैल्यू ये 1 है z, ठीक है, ये तो z1 बना रहेगा। अब ये कहता है कि जो रियल गैसेस होती हैं, सुनना मैं इसको अलग कलर से बनाता हूँ, मैं देखता हूँ कौन सा कलर आपको ज्यादा दिखेगा। एक मिनट बेटा, एक मिनट, आपको विजिबल कलर को चेंज करते हैं, कलर रेड कलर, रेड से बनाता हूँ, ये कहता है ये, ठीक है। अब सुनना बेटा मेरी बात ध्यान से, ये तो था आइडियल, ये था बिहेवियर रियल गैस का, ठीक है। उसमें भी ये कहता है कि 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। 2 पार्ट कैसे होते हैं वो समझना आप। ये वाला जो पार्ट है आपके पास, जब लो प्रेशर रहता है, निम्न दाब, तब तो z की वैल्यू 1 से कम आती है, और उच्च दाब पे z की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है। बेटा इस ग्राफ के, रियल गैस के ग्राफ के 2 भाग हैं, अरे सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से यस भाई। आदर्श व्यवहार तो ये था। अब इसी बात को है ना मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ जो एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। आप सुनना मेरी बात ध्यान से, z 1 से ज्यादा है, ठीक है। मैं इसको ये भी लिखता हूँ, एक z का फॉर्मूला ये याद करेंगे आप, v रियल अपॉन v आइडियल, ये फॉर्मूला। तो बेटा अब आप ध्यान देना, z 1 से ज्यादा है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, v रियल ज्यादा होगा v आइडियल से, वॉल्यूम ज्यादा होगा, ठीक है।
Z 1 से कम है तो इससे जो निष्कर्ष निकलेगा V रियल छोटा होगा, V आइडियल ज्यादा होगा। और देखो हालांकि मैंने क्या है, आप तो सीधे फॉर्मूले से ध्यान रख लेना, क्योंकि आप जो जैसा मैंने सोच समझ के आपको बताया आप शायद उलझो, पर ये फॉर्मूले से तो बिल्कुल क्लियर है कि इसमें जो आयतन आएगा वो ज्यादा आएगा और आइडियल का कम। अच्छा, अब आप खुद सोचना बेटा, आयतन कब ज्यादा होगा? जब गैसेस के बीच में आकर्षण बल कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। कम। कम होगा। अगर आकर्षण कम है तो अपन ये बोल सकते हैं रिपल्शन ज्यादा होगा, प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। यस सर। तो बेटा अब आप सुनना, यस सर। ठीक है, ये रियल वॉल्यूम, देखो यूं समझो, वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम कब बढ़ेगा? तो इसमें क्या बोलोगे? रिपल्सिव फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस, यही पूछा हुआ था बेटा, फोर्सेस आर डोमिनेटिंग। ये चीज पूछी हुई थी, ठीक है। हिंदी में लिखता हूं, प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल प्रभावी होंगे। अच्छा, जब यहाँ वी रियल मतलब आयतन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आयतन कब कम होगा? जब कौन से बल ज्यादा प्रभावी होंगे? अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन फोर्सेस, अट्रैक्शन फोर्सेस आर डोमिनेटिंग। तो अपन लिखेंगे आकर्षण बल प्रभावी। ठीक है बेटा, ये है ना बिल्कुल हो गया है। यहाँ पर मैं अभी है ना, लेकिन इसको अधूरा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसका ग्राफ एक बार और बनाऊंगा आपके रिवीजन के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ बेटा मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, आप देखो, मैं ये है, ठीक है, ये Z है, यहाँ पर P है। ठीक है, ग्राफ आप बिल्कुल ध्यान रख सकते हो, ग्राफ आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, ये तो बनता है Z इक्वल टू 1 किसके लिए? आइडियल के लिए। ये ग्राफ होता है रियल के लिए। ठीक है, आप खुद सोचो, ये Z1 की लाइन है, तो बेटा इधर वाला जो होगा ये इससे नीचे आ रहा है तो Z लेस देन 1 हो जाएगा। ये इधर तो Z ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। दो पार्ट में आपसे पूछा जाएगा बेटा। आप क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे वो सुनना। आपसे पूछा जाएगा निम्न दाब पर Z की वैल्यू, चार ऑप्शन, Z1 होता है, इक्वल टू 1 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, लेस देन 1, मतलब तीन ऑप्शन। तो आपको क्या बताना है? पहली बात सबको पता होनी चाहिए, निम्न दाब पे लेस देन 1, उच्च दाब पे ग्रेटर देन 1। फिर ये पूछेगा निम्न दाब पर, निम्न दाब पर, तो अपन बोलेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए, Z की V रियल अपॉन V आइडियल, ये फॉर्मूला होता है। तो ये लेस देन कितना हो गया? 1। इसको इधर ले जाओगे तो V रियल V आइडियल, V आइडियल। तो बेटा रियल से सारा मतलब है अपने को, तो रियल गैस का वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम। वॉल्यूम कब कम होगा? जब अट्रैक्शन फोर्सेस ये इफेक्टिव होंगे या डोमिनेटिंग होंगे? डोमिनेटिंग। ये क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है या 19 का, मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है कि भाई अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर, जब अपन यहाँ पर बात करेंगे बेटा Z ग्रेटर, ये तो पहला फॉर्मूला तो V रियल अपॉन V आइडियल ग्रेटर देन 1, V रियल ग्रेटर देन V आइडियल हो गया। तो बेटा वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वॉल्यूम कब बढ़ेगा? जब रिपल्सिव फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग, डोमिनेटिंग। ठीक है, जब क्या होगा? कौन से? प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल ये प्रभावी होंगे।
ये प्रभावी होंगे। तो बेटा ये सारी चीज क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी गई है। अरे सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? यस सर। यस सर। यस तो बेटा ये चीज थी बड़ी इंपॉर्टेंट बात। और अभी अभी जेड की बात खत्म नहीं हुई है, ठीक है। तो अपने को अभी कल का लेक्चर और लगेगा बेटा, एक लेक्चर और लगेगा, ठीक है। सर कल में खत्म हो जाएगा ना? हाँ कल खत्म हो जाएगा, कल खत्म। लास्ट से ओके सर। हाँ हाँ ठीक है। थैंक यू। तो आज तो बेटा इतना पढ़ेंगे, ठीक है। आपको दो, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। और कल इसी में जेड का फॉर्मूला भी आएगा, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, और बस कल का और है बेटा, ध्यान से पढ़ लेना। गैसेस मैंने क्या कल बोला? इनकी क्लास आप 6 बजे ये 5:30 ले सकते हैं क्या? मैं हाँ सर ले Possible है सकता क्या? हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, पॉसिबल। क्योंकि अब सर का खत्म हो गया, तो सर का 5:30 का था ना स्लॉट, आरकेसी सर का, तो वो फिर हाँ। या तो गैप आएगा या फिर आप 5:30 नहीं ले कोई लीजिएगा। दिक्कत नहीं, 5:30 पे ले लूंगा सर। ठीक है, ओके सर, ओके थैंक यू सर। ओके ओके थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा। बाय सर। थैंक यू सर, बाय। हाँ